समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई थोल थिरुमावलम जी और अन्य सभी साथियों, सवाल ये है कि ब्राह्मणवाद अपने ज्ञान की वजह से सफल नहीं है। ब्राह्मणवाद अपने ज्ञान की वजह से सफल नहीं है, बल्कि बहुजनों की अज्ञानता की वजह से सफल है। जाने अनजाने में हम लोग गलती पे गलती करते जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मनुस्मृति के द्वारा अछूतों और शूद्रों, अगर आज की भाषा में बात करूं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोग यानी SC ST OBC के लोग पिछड़ गए। अनफॉर्चुनेटली लोग अन्याय के खिलाफ कोर्ट का शरण लेते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के अंदर भी, जैसा मेरे साथी ने पेरियार रामास्वामी नायकर जी के बारे में बताया, जब उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हुआ, उन्होंने माफी नहीं मांगी और उन्होंने सीधा सीधा जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जजों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। जिस तरह के शब्द उन्होंने एक OBC या दलित कलेक्टर के बारे में बोले हैं, इस तरह के कठोर शब्द उन्होंने कभी किसी ब्राह्मण अधिकारी के बारे में तो नहीं बोले। यानी कि सवाल जज का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। जज भी तो इंसान है ना, और इंसान है भारत में तो वो ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, क्षत्रिय भी है। तो वो जो मानसिकता लेके पैदा हुआ, जो माँ बाप से सीखा, पड़ोस से सीखा, समाज से सीखा, वो मनुवादी सोच के साथ पैदा होता है, मनुवादी सोच के साथ बड़ा होता है। तो जज बन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो उसके मन से वो मनुवादी सोच भी निकल जाए। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आजाद भारत में काका कालेलकर आयोग बना OBC के लिए, उसकी रिपोर्ट आई और वो दबा दी गई। 1978 में प्रोफेसर BP मंडल जी के नेतृत्व में फिर से OBC के लिए, रिजर्वेशन के लिए कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भी दबा दी। 1989 में VP सिंह जी की सरकार बनी जनता दल की, तो 7 अगस्त 1990 को OBC के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी। पूरे देश में मनुवादियों ने पूरा सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी, हड़ताल कर दी, कॉलेज बंद करा दिए, बसों में आग लगा दी। उसके बाद कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वो केस था। 2 साल बाद 92 में जजमेंट आया,
लेकिन जजमेंट आने के बाद नोटिफिकेशन निकालने में 1 साल लगा और 93 में नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। लेकिन देश के यूनिवर्सिटीज के अंदर 2007 में मिला। क्यों 2007 में क्यों मिला, पहले क्यों नहीं दिया भाई? यानी वो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, वो अपने मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्ट की जजमेंट को लागू करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, रिजर्वेशन का आधार आर्टिकल 15(4), 16(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्लियर लिखा है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन प्रतिनिधित्व का आधार है, आर्थिक आधार नहीं है। लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। ओबीसी को रिजर्वेशन मिलने में 44 साल लगे। लेकिन जब इस मोदी जी की सरकार ने जनरल कैटेगरी को गरीबी के नाम पर 10% रिजर्वेशन दिया, तो उसका आधार ना तो शैक्षणिक था, ना सामाजिक पिछड़ापन था, और आर्थिक आधार का भी एक आप तमाशा देखिए। ओबीसी की जनसंख्या है 52% कम से कम। जो लास्ट जो जनगणना हुई थी ओबीसी की, उस वक्त का डाटा है, लेटेस्ट तो जनगणना हुई नहीं ओबीसी की। 31 की जनगणना थी जिसमें 52% ओबीसी था और 52% को 27% मिला, तो न्याय कहां हुआ? लेकिन ईडब्ल्यूएस में कितना जबरदस्त मजाक हुआ, इसका विश्लेषण शायद आपने किया नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पता आपको नहीं? तो ये किन लोगों के लिए? ये अदर देन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है। यानी इसमें ईसाई भी कर सकता है, गरीब ईसाई, गरीब मुस्लिम भी कर सकता है, और गरीब जनरल कैटेगरी का भी कर सकता है। तो इस बात का कोई डाटा तो था नहीं कि गरीब ईसाई, गरीब मुस्लिम और गरीब स्वर्ण की टोटल जनसंख्या कितनी है। इसके लिए कोई कमीशन भी नहीं बैठा। आधा % गरीब होगा, 90% पहले से ओबीसी में है, तो जो मुस्लिम ओबीसी में वो तो गरीबी वाले में आएगा नहीं 10% में। लेकिन जो 10% मुस्लिम है उसमें अमीर लोग बहुत हैं, चलो उसमें कुछ गरीब भी होंगे। तो टोटल मुस्लिम की जनसंख्या अगर भारत के अंदर अगर लगभग 14% है, तो 14% में अपर कास्ट मुस्लिम होंगे 2%, और 2% में ज्यादा से ज्यादा 1% गरीब हो सकता है। तो मुस्लिम गरीब और क्रिश्चियन गरीब जोड़ लो तो हो गया 1.5%। अब आ जाओ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की पूरे भारत में जनसंख्या लगभग 10% है। उस 10% में गरीब ज्यादा से ज्यादा होगा 3%, बाकी तो नहीं है गरीब। तो 3% गरीब स्वर्ण, 1% गरीब मुस्लिम, आधा % गरीब क्रिश्चियन, और मुश्किल से 0.25% गरीब सिख। अब इसको सारे को जोड़ लो तो 3 और 1 4, मतलब ये हो गया लगभग 5.25%, यानी 5.5% के आसपास लोगों को, 5.5% के आसपास लोगों को तो दे दिया 10%।
बिना मांगे, वो भी बिना किसी सर्वे के, बिना कमीशन के। 5-5.5% को तो दे दिया 10% और 52% को दिया 27%। 52% को लेने में लगे 43 साल और इस 5-5.25% को लेने में लगे 4 दिन। आपने सुना नहीं होगा किसी ने कभी गरीबी के नाम पे आरक्षण मांगा हो, लेकिन केंद्र की सरकार ने दे दिया 4 दिन के अंदर। एक दिन में कैबिनेट में प्रपोजल लाके पास कर दिया, अगले दिन लोकसभा में लाके पास कर दिया बिना चर्चा के। राज्यसभा का उस दिन समापन हो गया था तो राज्यसभा एक दिन के लिए बढ़ा दी, तीसरे दिन राज्यसभा में पास हो गया। चौथे दिन राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होके चौथे ही दिन नोटिफिकेशन होके लागू हो गया। अगले दिन वैकेंसी निकाली तो उसमें ओबीसी, वो गरीबी रेखा वाले स्वर्ण ईडब्ल्यूएस को, मतलब 4 दिन बाद ही वैकेंसी निकल गई और गरीबी के नाम पर ठगी हो गई। और एक और बात, इस ठगी का भी एक मजा देखिए, अगर इसका सर्वे हो जाए, हमने किया थोड़ा सा सर्वे, तो जो ईडब्ल्यूएस के नाम पे जितनी नौकरियां लगी हैं उसमें 70% से ज्यादा केवल ब्राह्मण, जो पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड है। गरीबी में भी 70% उसी ने लूट लिया। और मजे की बात तो यह है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू होने की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1990 को, कुछ लोग कोर्ट गए, इंदिरा साहनी के नाम से जो केस था उसमें तुरंत कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 92 में फिर जजमेंट आया, 93 में 1 साल बाद नोटिफिकेशन हुआ, फिर लागू हुआ। लेकिन इसमें देखिए कि लोग कोर्ट गए, ना शैक्षणिक पिछड़ापन था, ना सामाजिक पिछड़ापन था, ना कोई सर्वे हुआ, ना कमीशन गठित हुआ, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं किया। यह मैं आपको मानसिकता जजों की बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की मानसिकता। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने जो उस वक्त कहा था वो कितना सच आज भी है जितना सच उस वक्त था। यानी कि ईडब्ल्यूएस के नाम पे इतना एक रिजर्वेशन बिना स्टडी, बिना डाटा, बिना कमीशन के, बिना मांगे दे दिया और कानून के खिलाफ जाके दे दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे नहीं किया और बाद में उसको लीगलाइज कर दिया। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अभी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हकमारी तो हो रही है आपकी और हमारी, लेकिन आप ये देखिए आपका हक मार कौन रहा है, आपका असली दुश्मन कौन है जो आपका हक मार रहा है। आपने कभी कावड़ लेने जाते हुए किसी स्वर्ण जाति के आदमी को तो देखा नहीं होगा। जितने धार्मिक जुलूस निकलते जिसमें तलवारें लहरा रहे होते हैं उसमें कोई भी आपको स्वर्ण जाति का नहीं मिलेगा। पिछड़े वर्ग के मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे। और देश में जितने दंगे होते हैं उनका भी एक स्टडी कर लो, हमने की हुई है। दंगों में मरने वाले या तो दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग या माइनॉरिटी के लोग, ईसाई या मुस्लिम। और मारने के बाद जेल जाने वाले भी या तो दलित या पिछड़े या आदिवासी या ईसाई या मुस्लिम। और जेल जाने वाले और जेल जाके बर्बाद होने वाले भी इन्हीं कम्युनिटी के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटीज के लोग। लेकिन दंगे करवाने वाला हमेशा कोई तीसरा है, लेकिन वो तीसरा कभी जेल नहीं जाता, तीसरा कभी बर्बाद नहीं होता। बर्बाद हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मणवाद उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि बहुजनों के अज्ञान पर टिका है। हम पेरियार जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, फूले साहू अंबेडकर की प्रतिमा पे हम
मालार्पण कर रहे हैं, ललित सिंह यादव जी को याद कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को कर रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा जी को कर रहे हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा जी को कर रहे हैं। बाबा साहेब की मूर्ति लगाएंगे पर बाबा साहेब की बात नहीं मानेंगे। पेरियार की बात कर रहे हैं पर पेरियार की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पेरियार अंधविश्वास और पाखंडवाद को, जातिवाद को जड़ से खत्म करना चाहते थे। लेकिन हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े हैं और जातिवाद को जिंदा रखे हुए हैं। जब अपने लड़के या लड़की की शादी करने जाते हैं तो अपनी जाति ढूंढते हैं। जब तक हम अपने बच्चों की शादी के लिए अपनी जाति में लड़का लड़की ढूंढते रहेंगे तब तक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना संभव नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ धोखा कर रहे हैं। हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ धोखा कर रहे हैं, पेरियार जी के साथ धोखा कर रहे हैं, हम तो बुद्ध के साथ भी धोखा कर रहे हैं, जिन्होंने मानवता और शांति का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश दिया। हम तो उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं और आज भी करते ही जा रहे हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक के संस्कार पे निर्भर हम उसी मनुवादी के। तो भाई मनुवाद से बाहर जब तक नहीं निकलोगे तब तक आप संपूर्ण आजाद नहीं हो सकते। आपकी गुलामी का कारण आपके मन में छुपी हुई गुलामी है, इसको त्यागना पड़ेगा। इसको छोड़े बिना आजादी नहीं है। अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि अनुसूचित जाति के अंदर उपवर्गीकरण कर दो, और साथ में एक सलाह और दे डाली कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्रीमी लेयर भी कर दे। भाई उपवर्गीकरण तो कर दो, लेकिन ये तो बताओ जिन समाज के बारे में फैसला लिया क्या उसको भी सुनवाई का मौका मिला? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो वॉयलेट हो गया, क्योंकि जिनके बारे में फैसला किया उनको तो वहां अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी बात, अभी तक कोर्ट के सामने कोई ऐसा डाटा भी नहीं रखा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और नौकरी में किस जाति को क्या मिला। फिर किस आधार पे कह रहे हो कुछ लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हो गए, कुछ लोग को ज्यादा मिल गया, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं मिला? अरे भाई ये तो बता दो। आपने 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो जहां ज्यादा नौकरी पे हमारे लोग आते थे वो तो आपने रास्ता पहले बंद कर दिया। आपने पूरी तरीके से डी ग्रुप की नौकरियों को ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स करके सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप के अंदर भी लेटरल एंट्री से भर्ती कर रहे हो, ठेके पे भर्ती कर रहे हो, और नौकरियां है नहीं। कहीं पे 1 निकलते, कहीं पे 2 निकलती हैं। 2 वैकेंसी के ऊपर 10,000 अनुसूचित जाति जनजाति के, ओबीसी के लोग लाइन में खड़े, क्वालिफाइड लोग। और ऊपर से इन्हीं सरकारों के द्वारा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में फीस इतनी बढ़ा दी गई है, कई कई लाख रुपया चाहिए। पहले तो कोचिंग के लिए 3 लाख रुपया चाहिए, और उसके बाद बच्चे का नंबर आ जाए इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए या लॉ के लिए तो 15-15, 20-20 लाख रुपए तो फीस के रूप में और हॉस्टल में रहने का और खाने का खर्चे के लिए चाहिए। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग लाखों रुपए का खर्चा करके अपने बच्चे को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री नहीं करा सकते। और ओबीसी के भी लोग, मैं समझता हूं 98% लोग इतना खर्चा करके अपने बच्चे की डिग्री नहीं करा सकते। माइनॉरिटीज के भी 98% लोग नहीं करा सकते। तो जब आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि वो बच्चे शिक्षा ही नहीं ले सकते, तो आप सब कैटेगरी करो, सब क्लासिफिकेशन करो या मत करो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास है नहीं। अब आपने सब क्लासिफिकेशन अगर कर भी दिया और उन बच्चों के पास वो डिग्री नहीं है क्या कि उस एग्जाम में बैठ पाए, तो उससे भी रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगा कैसे?
यानी कि पूरा का पूरा ये जजमेंट समाज को आपस में लड़वाने वाला, समाज को बांटने वाला। जो लोग कहते थे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो, मैं कहता हूं फूट डालो शासन करो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, बल्कि भारत के मनुवादी हजारों साल से फूट डालो डालते आए और शासन करते आए। तो अब समझना आपको पड़ेगा भाई, अगर आपको सच्ची आजादी चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, आपको अपना हिस्सा चाहिए, तो आप पहले तो अंधविश्वास पाखंडवाद को पूरी तरह छोड़ दो और फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा को आत्मसात करो, अपने आचरण में लाओ। जिस दिन आप आचरण में ले आएंगे उस दिन आपकी बीमारियों का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप ये मान लो कि सपोज करो आपके पेट में दर्द हो गया, आपको पता लगा आपने गंदा पानी पी लिया, बैक्टीरिया थे उसके अंदर, उसकी वजह से पेट में दर्द है। अब आपने दवाई ले ली, डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन पानी वही गंदे वाला पी रहे हो, तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, बढ़ेगा ना। तो भैया अंधविश्वास पाखंडवाद सारी बीमारियों का कारण है। इस अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। जिस दिन हम अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के अपने खुद के अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म कर देंगे, उस दिन एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां उत्पीड़न के लिए कोई जगह ना होगी। क्योंकि जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, दिमाग किसी का भी चले, ज्यादातर केसेस में पिछड़े वर्ग के लोग मारपीट कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चाहे अनजाने में कर रहे हैं, किसी के बहकावे में कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे ना। इसका मतलब जाति का दम तो उनमें भी है। हर एक जाति दूसरे को अपने से नीचा मान रही है। तो ब्राह्मणवाद वहीं सफल हो जाता है जब हर एक जाति अपने आप को ऊंचा और दूसरी जाति को नीचा मानना शुरू कर देती है। वहीं से बंटवारा शुरू हो जाता है, और जहां बंटवारा होता है हमेशा तीसरा आदमी फायदा उठाता है। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए जो बचपन में हम पढ़ते थे ना प्राइमरी में, रोटी के टुकड़े पे दो बिल्लियों में झगड़ा हो गया। बंदर ने कहा मैं तुम्हारा न्याय करता हूं, और बंदर ने तोलना शुरू किया, एक तरफ थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा तोड़ा उसे खा लिया, फिर उधर पल्ला भारी हो गया, उसमें तो तोड़ा उसे खा लिया, फिर पता लगा पूरी की पूरी रोटी बंदर खा गया और बिल्ली देखती रह गई। तो हमारे समाज में भी यही हो रहा है, हम लोग जाने अनजाने आपस में ही लड़ने में लगे हैं, और असल जो व्यक्ति जो हमारे उत्पीड़न का कारण है, जो हमारी हकमारी कर रहा है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ नहीं रहे बल्कि आपस में लड़ रहे हैं। तो हमें इस विचारधारा को समझना पड़ेगा जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, और उसको आत्मसात करना पड़ेगा, आत्मार्पण करना पड़ेगा। तब जाके कहीं हमें इस मनुवाद से छुटकारा मिलेगा और सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर संविधान की जीत होगी। कुछ तो चुनाव में आप जीत चुके हो और कुछ बेईमानी से वो जीत चुके हैं। आने वाले समय में पूरी तरह हराना है, तो जागरूक रहना है, एकजुट होकर लड़ना है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।